योगा एग्जैक्टली आपके अकॉर्डिंग है क्या? Yoga means union of body, mind and So you repeatedly said that yoga and Ayurveda should become a part of your school curriculum. so आयुर्वेदा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. उसमें साइंस ऑफ फूड है जो कि आहार का है, आपका दिनचर्या. आयुर्वेदा इज द साइंस ऑफ For an age group of 25 to 35, इनको लगता है योगा is for the old age people. इफ यू वांट टू बी फिट उसके मेजर समझिए. जो फॉर्म भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इवन इफ यू प्ले स्पोर्ट्स और यू डांस और यू डू पिलाटेस, अगर ये सारी चीज़ें तो एक अच्छे योगा टीचर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? they are mostly teaching you asan and max pranayam or some bit of dhyan, but they are not talking much about. योग और योगा क्या ये इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं? मैं उसको राम बोलूँ या रामा बोलूँ, मेरा भाव थोड़ी बदल जाएगा उसके लिए. सही वर्ड है योग, प्राणायाम, मंत्र. लेकिन आज के टाइम में योगा से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं. तो आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट थे वो हैं शाइनी नारंग. शाइनी ने इस पॉडकास्ट में वो सारे योगा से रिलेटेड मिथ्स को बहुत अच्छे से बर्स्ट किया है. इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड आवर टीम एज अ होल. जो लोग फिटनेस जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना. सी यू इन द पॉडकास्ट. हाय शाइनी, वेलकम टू द शो. Hi Africa, thank you for having me. योगा एग्जैक्टली आपके अकॉर्डिंग है क्या? There are different types of yogas available in the market now, selling with different names. So authentically आपको क्या लगता है कि exactly what are the different types of yoga? उनको आइडेंटिफाई कैसे करें और डिफरेंट इंडिविजुअल्स को कौन से योगा फॉर्मेट में या कौन से टाइप ऑफ योगा को अपनी लाइफ में एक इम्प्लीमेंट करना चाहिए? तो आई थिंक ये वैलिड क्वेश्चन है. सो आई स्टार्ट बाय आंसरिंग कि योगा है क्या. As per the text and as per the experiences, yoga means union of body, mind and soul. Also it means the union of your consciousness with the divine consciousness. जब आप अपने अंदर के आत्मन को जो भगवान से अगर मिलाते हैं, उसको लीन कर लेते हैं भगवान में, उस जोड़ने को योग कहा जाता है. सो योग सिर्फ आसन नहीं है और सिर्फ पोस्चर्स नहीं है. इट्स अ जर्नी, इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स अ साइंस, इट्स एन आर्ट. सो इट इज़ मैनी थिंग्स. एंड टाइप ऑफ योगा और फॉर्म ऑफ योगा जब हम बोलते हैं तो वी आर ओनली रेफरिंग टू आसन, पोस्चर्स, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है योगा का, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग. So yoga starts from much before asana. There are 8 limbs of yoga. It starts from yam, then comes niyam, then comes asana, then it's pranayam, then pratyahar, dharana, dhyan, and then comes samadhi. तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये पूरी जो जर्नी है, इसको योग कहा जाता है. Now, I won't go into details of each one of this. But I gave you this context to make you understand कि आसन एक छोटा सा पार्ट है, क्रूशल है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन one of the 8 steps है. So to answer your question, कौन सा फॉर्म करना चाहिए योगा का, ऑथेंटिकली कहाँ से शुरू हुआ, how did it start, which is the right form for which person? Let's first understand कि शुरू में आसन की प्रैक्टिस इसलिए की जाती थी ताकि हम लंबे समय तक बैठकर प्राणायाम कर सकें. प्राणायाम के बाद हम अपना ध्यान अंदरूनी लेके आ सकें और उसके बाद हम ध्यान और समाधि की तरफ जा सकें. तो इसका पर्पस ये है कि आप एक सिटिंग पोजीशन में अपने आप को स्थिर कर लें, स्टेबल कर लें. अब वो करने के लिए इतना सारा कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं जितने हम पोस्चर्स करते हैं. बट ये सब क्यों किए जाते हैं कि बॉडीज में से जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं या जितनी भी डिस्कम्फर्ट है फिजिकल बॉडी में से, वो हम सब निकाल दें ताकि हमारी फिजिकल बॉडी हमारी प्रोग्रेस में, हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा ना डाले. सो आसन इसलिए किया जाता था. अब उसके अलग अलग फॉर्म्स डेवलप हो गए बिकॉज ऑफ द नीड्स ऑफ डिफरेंट पीपल. शुरू में सिर्फ हठ योग से शुरुआत हुई, ह और ठ, जिसका डिफरेंस है
मतलब सॉरी, जिसका मीनिंग है हर्ट हर, विच इज सन एंड मून, और फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, जब उन दोनों को मिलाया गया उसके बैलेंस को हठ योग कहा गया. दैट वाज ओनली टू ब्रिंग द फिजिकल फॉर्म ऑफ द बॉडी इन बैलेंस. हठ योग के बाद, बिकॉज दैट वाज नॉट समथिंग दैट एवरीबडी वांटेड टू डू, उसके बहुत सारे फॉर्म्स डेवलप होते चले गए. हठ योग की क्लासिकल फॉर्म है फिजिकल पॉस्चर्स प्रैक्टिस करने का, एंड जिसके अंदर आप पॉस्चर्स को होल्ड करते हो और अपनी सांसों पे ध्यान देते हो. हर एक पॉस्चर के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, कैसे उसमें जाना है, कैसे उसमें वापस आना है, उसकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, उसका ब्रेथ कैसा होना चाहिए. बट उसके बाद बाकी फॉर्म्स डेवलप होते चले गए. सो अनदर वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ योगा, फिजिकल योगा, आई मीन द आसना, इज अष्टांगा विन्यासा, जो कि एक सीक्वेंस है जिसमें सारे हठ योग के ही पॉस्चर्स एक पर्टिकुलर फॉर्म, एक पर्टिकुलर फ्लो में ऐड किए गए. नाउ दिस वाज डेवलप्ड बाय पटाबी जॉयस सर, एंड उस पूरे सीक्वेंस को प्रैक्टिस करने से उन्होंने देखा कि बहुत अलग तरीके के बेनिफिट्स मिल रहे हैं. इट्स मोर स्ट्रेनियस, वो बॉडी के लिए ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है, उसमें स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी बहुत ज़्यादा लगती है, वो ज़्यादा कैलोरीज भी बर्न करता है. सो दैट बिकेम अनदर पॉपुलर फॉर्म. The intention was to practice yoga only. This was not the intention when they started this. Then there's another form called Iyengar, जो BKS Iyengar ने develop किया, because he realized कि बहुत सारे props use किए जा सकते हैं योगा में for different bodies, because हर एक bodies एक जैसी नहीं है. किसी की arm length ज़्यादा है, किसी की torso length ज़्यादा है, किसी की leg length ज़्यादा है, and किसी का structure अलग है. So हर एक पॉस्चर हर एक बॉडी टाइप कर नहीं पा रहा था या नहीं पा रही थी, तो उसके लिए उन्होंने प्रॉप्स का सहारा लिया. सो प्रॉप्स लाइक ब्लॉक्स, बेल्ट्स, बोल्स्टर्स, चेयर, ब्लैंकेट्स, ये बहुत पॉपुलर हो गए इन अयंगर योगा, मतलब यूज किए जाने लगे इन अयंगर योगा, एंड बिकेम पॉपुलर एज अ रेस्टोरेटिव प्रैक्टिस ऑफ योगा, जहाँ पे आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे हो, आप सेम पॉस्चर्स कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स, तो आप पैसिवली उसी पॉस्चर को एक्सपीरियंस कर रहे हो, रिटेनिंग द बेनिफिट्स ऑफ द पॉस्चर. द थर्ड फॉर्म विच इज वेरी पॉपुलर अगैन इज यिन योगा. नाउ इन यिन योगा यू होल्ड अ पर्टिकुलर पॉस्चर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, लेट्स से फॉर 10, 15, 20 मिनट्स. और एक पॉस्चर में इतना लंबा रुकना तो खुद में एक चैलेंज है. अगेन इट्स अ रेस्टोरेटिव फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, जहाँ आपको बॉडी को थकाना नहीं है, एक्सर्ट नहीं करना है, बट और गहरा अंदर जाने के लिए आपको एक ही पॉस्चर में लंबा होल्ड करना है. सो दैट बिकेम अनदर वे. देन केम विन्यासा. विन्यासा इज जस्ट मूवमेंट, फ्लो. यू आर मूविंग फ्रॉम वन पॉस्चर टू अदर टू अदर टू अदर इन अ सीक्वेंस मोर और लेस. आप उसको फ्लो का नाम भी दे सकते हो, उसे कोरियोग्राफी का नाम भी दे सकते हो, सिंपल भाषा में समझने के लिए. सो विन्यासा वॉज लव्ड बाय पीपल हु वांटेड मोर मूवमेंट, more continuous movement. So they enjoyed that instead of holding a posture. Similarly, all these various forms that you hear, power yoga or hot yoga, which I don't understand, both I don't understand actually, they came up because different people had a liking for different kinds of movements. किसी को posture hold करना अच्छा लगता है, किसी को sequence पसंद है, किसी को props की ज़रूरत है, किसी को strength building करनी है. तो सबने अपना अपना तरीका ढूंढ लिया और योग आसन को पर्सनलाइज कर लिया, अपने तरीके से कस्टमाइज कर लिया कि चलो हम ये कर लेते हैं, चलो हम ये कर लेते हैं. There are 8 elements और आसना is just one part of it. So that is new for me. पर ये जो हमारा योग का एक पूरा स्टडी है, all the 8 elements I'd like to talk about. Including that, yoga इतना ज़्यादा past few years में, because of social media and because of the efforts of the government also, people realize the importance of yoga. But उसको realize करने के बाद भी सबको पता है कि yoga should be a part of your life, at least half an hour to 45 minutes a day. लोग सब कुछ जानते हैं, सब पता है उनको importance है. Why do you think there are people who still don't
प्रैक्टिस योगा और अभी तक वो उनका लाइफस्टाइल का पार्ट क्यों नहीं बना है? सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ रीजन? That's a very important question, Apika. I must say this. I believe that किसी भी चीज़ को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाने के लिए आपको उसकी बचपन से ही आदत डालनी चाहिए. एज किड्स व्हेन इफ वी ग्रो अप विथ समथिंग, वो चीज़ हमारी लाइफ का ऑटोमेटिकली हिस्सा हो जाता है. जैसे आपको बचपन में सिखाया जाता है सुबह उठ के ब्रश करना है, नहाना है, पूजा करनी है, या जो भी आपके रिचुअल्स आपके पेरेंट्स ने आपको दिए वो आप अभी तक कैरी कर रहे हैं. एंड यू विल कंटिन्यू डूइंग दिस टिल द एंड because we are programmed and conditioned to do that. And therefore, I truly believe to make anything a part of your daily routine, जो आपकी daily habit किसी चीज़ को बनाने के लिए उसको early introduce किया जाए आपकी life में. Both yoga and Ayurveda should be mandatory subjects in all the schools and colleges. This is my opinion because understand this. अगर हमें बचपन में हमारी बॉडी, माइंड और सोल को कैसे ठीक रखना है ये सिखाया ही नहीं जा रहा है, तो हम अपनी लाइफ कैसे चलाएंगे? एंड देयर इज नो एजुकेशन गिवन टू अस ऑन दिस फ्रंट, बिकॉज देन वी विल नो कि हमें अपना ख्याल कैसे रखना है. हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही आई वुड से हाइटेंड अवेयरनेस जिसे बोलते हैं, डिवाइन अवेयरनेस है हमारे पास. हम उसको अगर यूज करेंगे तो हम कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं. स्पेशली लाइफस्टाइल डिजीजेस तो होंगी ही नहीं जो आज बहुत ज़्यादा है. सो दिस इंफॉर्मेशन शुड कम टू अस एट एन अर्ली एज एंड शुड बी टॉट टू ईच एंड एवरी किड इन द स्कूल्स, इन द कॉलेजेस, एंड शुड बिकम मैंडेटरी, ताकि कल को कोई आके ये जो आपकी हेल्थ का जो पार्ट है इसको तो कोई आके ये ना बोले कि दिस इज अ प्रॉब्लम इन माई लाइफ. This should be a source of power. Your health should be a source of energy. Your health should be a source of stability in your life so that you can focus on your goals and focus on your relationships and, make more money or do whatever you want to do in life. This should not be a problem area. So, for an age group of 25 to 35, even if they have to start some form of physical activity, they'll probably choose weightlifting right now, or yoga. More popular. Yeah, it is more popular. As in this particular age group, इनको लगता है कि yoga is for the old age people, and हम लोग अभी weightlifting करेंगे, which also has its benefits, but weightlifting के criticisms भी साथ में काफी आ रहे हैं. Then ultimately people tell you कि आप योगा करो. सो फॉर दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप, जो अभी इंडिया में ना इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, कि इस एज ग्रुप के मैक्सिमम पॉपुलेशन है इंडिया में, एंड दीज आर द वंस हु गिव बैक टू द इकोनॉमी द मोस्ट. तो आई गेस इनके लिए योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ही उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर अ योगा प्रैक्टिशनर इन ऑलमोस्ट द सेम एज ग्रुप. No, you are doing I'd passed that age group, but yeah. Okay. But still, you have done yoga in that age group also. Yeah. Dance works. Yeah. You do a lot of training, and that is yoga. So let's understand कि एक 25-year-old या 30-year-old का general fitness goals क्या होने चाहिए. मैं एक standard example लेती हूँ. If you want to be fit, उसके measure समझिए. आपको आपकी कार्डियक हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हार्ट हेल्थ, ठीक है. आपकी बॉडी में मोबिलिटी होनी चाहिए. बाय मोबिलिटी आई मीन्स ऑल द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी शुड बी मोबाइल, शुड हैव फुल रेंज ऑफ मोशन. तो अगर मेरा शोल्डर पूरा पीछे आउटवर्ड इनवर्ड रोटेट करने की कैपेसिटी रखता है, then that means I should be able to move that much. So वो मोबिलिटी फिटनेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. Then you should have strength in your body. Muscles should be strong enough. You should have a good balance. There needs to be a sense of balance because हम day to day chores में, activities में अपने body weight को shift करते हैं. और अगर हमें अपनी body को balance करना नहीं आता, then that means you're not fit enough. And your endurance, your stamina is also part of your fitness. Flexibility of the muscles ensure that you don't get injuries. अगर आपकी मसल्स बहुत ही कॉन्ट्रैक्टेड, टाइट है, उनमें लचीलापन नहीं है, then the chances of you falling and getting injured is very high. Now,
all these components of mobility, flexibility, strength, endurance, balance, ये सारे फिटनेस के कंपोनेंट्स आपको चाहिए. और अगर आप जिमिंग को देखें या किसी और फॉर्म ऑफ फिटनेस को देखें तो खुद चेक करें कि उसमें से सारे कंपोनेंट हैं कि नहीं है. इट इज़ नॉट माई suggestion to do yoga. I'm just telling you as a individual, as a person who is concerned about your own fitness, think about that. कि आपका फॉर्म जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है कि नहीं है. इफ यू फील कि जो फॉर्म भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इवन इफ यू प्ले स्पोर्ट्स और यू डांस और यू डू पिलाटेस, अगर ये सारी चीजें इसमें बैलेंस होके मिल रही हैं तो प्लीज गो अहेड, कंटिन्यू डूइंग इट. बट इफ इट इज नॉट देयर, then there is no harm in trying something else. In fact, it's a merit. And that's the reason lot of people try multiple form of workouts, because they've understood कि मुझे flexibility, mobility, strength to some extent yoga में मिल जाएगी. But मेरे को शायद अपने आप को थोड़ा और agile करने के लिए या थोड़ा और cardiac health better करने के लिए थोड़ा भागना भी चाहिए. I need to run a little more, I need to do dance more, I need to do a little more cardio. So they blend the different kinds of workouts together. And that's a great thing. In fact, I also have tried all forms. I've gone to gym, I've tried Pilates, I dance as well, I do yoga as well. But उसका शायद ratio इतना सबका ज़्यादा नहीं है. Majorly yoga is the biggest part of my workout. Like if I'm talking about the physical part. So 60-70% I still do yoga, but I do practice other forms as well. उसका reason यही है कि मैं holistically fit रहना चाहती हूँ. I do have leg weights in my house. I do have dumbbells in my house because I want to ensure I get more strength in my body, even if I don't want to go to gym. So उसका purpose समझना ज़्यादा ज़रूरी है, rather than going and hitting the gym only. Now gym क्यों इतना popular है? Because suddenly the muscles bulk up and you start to look very nice and strong, and then you're like, "Hey, mera dola dekho, kitna sahi lag raha hai." So it's good for the pictures, it's good for Instagram, but ask yourself, how mobile is your joint? How flexible is your muscle? How far can you run? Can you actually lift a backpack or a suitcase and climb 4 floors of stairs? That should be your measure. Somebody very good looking, good muscles and everything, all of that, I feel when you have a conversation with them, उनसे बात करोगे, I find them quite anxious in life. So now what you're hinting towards is we are no longer talking about the physical body or physical fitness. हमने अभी उस पे बात करी. Now you're talking about mental fitness. Exactly. Now, where yoga surpasses the other forms is this part primarily. Because physical fitness तो आपको देता ही देता है. Then comes a deeper level, where it's also going into your mind, going into your thoughts and working towards that. So अगर योग की टेक्स्ट में लिखा है हमारी बॉडी सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है. We have 5 bodies और उसको बोला गया koshas. So we have 5 koshas. The outermost layer, the physical body, is called as Annamaya Kosha, which is made of food, अन्न जिसको बोलते हैं. तो हम जो खाते हैं वो हमारे outer body के लिए. We have a body inside Annamaya Kosha, which is called Pranamaya Kosha. Pranamaya Kosha means हमारी energy body और प्राण body, जो हमारी breath है. That's the reason breath is very important in yoga, because we work with breaths in yoga. उसके अंदर आता है the inner layer, then that is called Manomaya Kosha, which is made of your thoughts and emotions. जहाँ आपकी mental और emotional health के बारे में बात हो रही है. उसके अंदर आता है विज्ञानमय कोशा, जो आपकी intuition और आपकी wisdom कैसी है वो develop करता है. And inside that body is the purest bliss, Anandamaya Kosha. So all 5 layers or all 5 bodies that we have inside us gets activated and gets uplifted
when we practice yoga. So सिर्फ physical form में change नहीं आता, physical में, breath में, thoughts और emotions में, फिर आपकी intuition और intelligence में, उसके बाद आपकी आत्मा तक वो प्रभाव पड़ता है. And this is the reason why yoga is so deep in its effect, its benefits, in its merits. It is so deep that it surpasses all other form of workouts. And this is the reason it's an error if we are comparing workouts with yoga, because yoga is not a workout. It's a work in. अगर वो 8 एलिमेंट्स की होलिस्टिक अप्रोच अगर एक किसी को स्टडी करनी है और इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, सो हाउ डू यू स्टार्ट दैट, और हाउ डू यू आइडेंटिफाई द टीचर्स? आजकल तो हर कोई योगा सिखा रहा है, तो एक अच्छे योगा टीचर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? और योग और योगा मतलब क्या ये इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं या देयर इज अ डिफरेंस? योग एक्चुअली करेक्ट वर्ड है. योगा सिर्फ हमने कन्वीनियंस के लिए यूज किया है उसको. सही वर्ड है योग, प्राणायाम, मंत्र, लेकिन जब उसको लिखा जाता है तो योगा, मंत्रा, प्राणायामा ये हो गया. इट इज मोर ऑफ अ वेस्टर्न वे ऑफ वर्किंग. It just does not matter. You just say your feeling should be right or your intention should be right towards your practice. Doesn't matter आप उसको कुछ भी बोलो. मैं उसको राम बोलूँ या रामा बोलूँ, मेरा भाव थोड़ी बदल जाएगा उसके लिए. Number 2, you ask कि आपको जो 8 limbs हैं वो study करने हैं. 8 from आसन to समाधि, from यम to समाधि. वो आपको पतंजलि के अष्टांग योग के लिम्स में आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा. You don't need to necessarily buy a particular book to go through that information. And it's available on internet. Just write 8 limbs of Ashtanga Yoga and you will find an answer. Uske andar, if you want me to briefly tell you, the first limb is Yam. Yam means how should your social conduct be? आपका इस संसार में आपका जो दूसरे लोगों के साथ जो आपका इंटरेक्शन है वो कैसा होना चाहिए. तो उसके 5 पार्ट्स हैं. एंड देन द सेकंड कम्स नियमा. नियमा इज हाउ योर conduct should be with yourself, your own self observances or discipline that you need to have. तो उसके अंदर चीज़ें आती हैं कि आपको क्लीनलीनेस पे ध्यान देना है, तप करना है, डिसिप्लिन में रहना है, होर्डिंग नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना है, और सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, अपनी सारी चीज़ों को, अपनी सारी प्रैक्टिस को किसी हायर सेल्फ को डिवोट करना है. सो दिस इज हाउ यू शुड बी लिविंग विद योर सेल्फ. तो ये सोशल कॉन्डक्ट और पर्सनल कॉन्डक्ट आसन से पहले दिए गए हैं. तो सोचिए इसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है. अगर हम यही गलत कर रहे हैं, इफ़ वी आर बीइंग वायलेंट with our thoughts, actions and with our thoughts, actions and words towards somebody, that means we are not even allowed to go further in the journey, which means it's the first prerequisite before you can even come to asana. So ये चीज़ पहले करेक्ट करने को बोला गया, उसके बाद आसन की प्रैक्टिस आती है, फिजिकल पोस्चर्स की, which we've already spoken about. Then comes प्राणायाम. प्राणायाम आपकी ब्रेथ वर्क है. अब प्राणायाम इज लाइक अ ब्रिज which takes you from physical body to the mental body. और अगर आप कोशास के बारे में जो हमने देखा उसमें भी देखेंगे, प्राणमय कोश सेकंड है, फिर मनोमय कोशा आता है. तो अगर आपको अपनी फिजिकल बॉडी को मेंटल बॉडी से जोड़ना है, उसके लिए आपको चाहिए सांस पे ध्यान. सारा सांस का खेल है, क्योंकि अगर आपने अपनी सांस को समझ लिया, आप अपने थॉट्स, अपने इमोशंस सबको समझना शुरू कर देंगे और बहुत आसानी से समझना शुरू कर देंगे. एंड इफ यू अंडरस्टैंड योर थॉट्स एंड इमोशंस, nobody in the world can mess with you, because you know who you are and what you're feeling, and you're true to your state. आप इतने ग्राउंडेड हो जाते हो दैट लोगों के ओपिनियंस, लोगों के बिलीव्स आपको मायने ही नहीं रखेंगे. But that understanding doesn't come by itself. You work towards it. You have to work towards it, which happens with the help of the most beautiful tool given to us, our breath. So that is very crucial. Therefore, pranayam is very important. आसन के बाद आता है. उसके बाद आता है प्रत्याहार.
Pratyahar means withdrawal of the 5 senses from the outer to the inner. जहाँ आपका ध्यान जो 5 इंद्रियों से बाहर की ओर बिखरा हुआ है, आप उसे समेट कर अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं. Which means you should be very, very careful of what you're listening, what you're watching, what kind of words you're speaking, whom you're touching, what you're smelling. All senses should be, and after that comes dharana, which is concentration. Then you're thinking of one thought or one line. कि हाँ, मैंने इतनी सारी चीज़ों में से मुझे ये चीज़ चाहिए. That's, one thing. And within that, if you go deeper, then that becomes dhyan. And if you continue with your dhyan, samadhi is a byproduct. It's a last stage which happens by itself, which you can't do. And there's no mention how it feels, what it means, because it's an experience. So your job is to ensure that you have your social conduct and personal conduct in place. Then you practice asan. फिर आप अपना प्राणायाम नियम से करें. वो ऑटोमेटिकली आपको प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ सेंसेस में लेके आएगा. उससे आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिसे धारणा और ध्यान कहते हैं. और वही स्थिति, वही प्रैक्टिस आपको आगे समाधि तक लेके जाएगी. और दिस होल पाथ हैज टू बी वॉक्ड अपॉन फॉर यू टू रियली बिकम अ योगी. एंड ऑल द योगा टीचर्स, कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो बहुत सारे योगा टीचर्स हैं जिनसे हम आज मिलते हैं और अलग अलग तरीके वो योगा सिखा रहे हैं, they are mostly teaching you asan and max pranayam or some bit of dhyan, but they are not talking much about yam, niyam and the other elements, other limbs of yoga, which is important. You have to educate your students कि आप योग की जर्नी में क्या करने आए हैं, उसका महत्व क्या है, उसका एक रीज़न है. So once teachers actually share all this information with their students का practice का जो outlook है, जो mindset है, वो ही बदल जाएगा. So suddenly after this, knowing this information, you will not step on the mat thinking कि आज मेरी split खुली कि नहीं और मैंने headstand किया कि. Exactly. You'll be thinking कि क्या मेरे बॉडी में, मेरे ब्रेथ में, मेरे माइंड में, मेरे थॉट्स में अंदर कुछ बदलाव हुआ कि नहीं. Am I even prepared for the asana stage yet, right? जो मैं एकदम बस मैट बिछाया और चल, मतलब let me just start. Exactly, I will ask. Which is okay. And I would say even if you're starting with just the physical form, it is all right. It is absolutely okay. But keep this in mind कि उसका real intention आपकी splits, आपके headstands, handstands से कहीं ज़्यादा है. You've suggested some certification courses on your Instagram from where you can learn. 7-8 institutes, I guess, from where you can learn. Right? So those are the popular ones where many people come to us and ask if you want to be a yoga teacher. तो कहाँ से certification किया जाए? And I've mentioned some popular institutes which are more authentic and relevant ones than. So if somebody is watching this podcast, जो यहाँ तक आ गया है, अगर सुन रहा है, interested है, so I'm sure, including me, मुझे एक holistic way में योगा सीखना है. Holistic means मैं शुरू से 8 elements में भटक गई हूँ because that was a different thing for me. मैं खुद, क्योंकि आपको लग रहा है मैं इतने साल से आसन कर रही हूँ, ये सब कुछ कर लेती हूँ. Exactly. मेरी जिम में आई गेस आई एम द मोस्ट फ्लेक्सिबल वन देयर. तो अब मुझे अभी ऐसे स्ट्राइक किया और मैं जिम में जाके अब फ्लॉन्ट नहीं करूँगी कुछ भी. तो अगर ये रियलाइजेशन आ गया है ना आपका, समझ लीजिए कि आपको ये बात तो समझ में आ गई कि बॉडी से तो काफ़ी ज़्यादा है, फिजिकल कैपेबिलिटी से तो कहीं ज़्यादा की बात हो रही है यहाँ पे. कहाँ से पूरा एक होलिस्टिक आप सीख सकते हो? बिकॉज देर आर नो फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से होगा. बिल्कुल है, बिल्कुल. कौन से हैं अगर हैं तो? सी अंडरस्टैंड, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं. लेट्स से आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, सिंस दैट्स योर डोमेन. सो आपने सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में जाके या कुछ किताबें पढ़ के जितना जाना, आपकी लर्निंग क्या वहाँ ख़त्म हो जाती है? वो चलती रहती है ना. पर फॉर अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और अ बेस. हाँ. सो
सिमिलरली लाइक फॉर एनी अदर सब्जेक्ट, योगा की लर्निंग आप शुरू तो कर सकते हैं एक जगह से, बट वो कभी रुकने नहीं वाली है. इनफैक्ट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्सपीरियंशियल है. जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही ये सारी चीज़ों के बारे में खुद ब खुद जानना शुरू कर देंगे, बिकॉज इट विल कम फ्रॉम विद इन. आपके अंदर से सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे. बट टू बिगिन विद, आई वुड से इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, फर्स्ट स्टार्ट एज अ रेगुलर प्रैक्टिशनर. मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, यू आर ऑलरेडी अ रेगुलर प्रैक्टिशनर, बट फॉर अ न्यू बी हु हैज़ नेवर डन योगा, देयर फर्स्ट इंटेंशन शुड बी कि मैं सिर्फ रेगुलरली प्रैक्टिस करूँ. सो दे शुड बी गोइंग टू टीचर्स और एनरोल फॉर अ क्लास और अ बैच एंड स्टार्ट देयर जर्नी. डू इट and do it with different teachers if you want to, till the time there's a calling from within that tells you कि मुझे इससे आगे बढ़ना है and I want to learn more. It could take 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, 5 years, 6 years, doesn't matter. But don't be in a rush to become a yoga teacher कि मुझे वहाँ जाके ये करना है and I want to do a certification. Certification will not give you anything. It is only a thappa. What will benefit is the practice, the consistency with which you practice. वो आपको बहुत कुछ दे जाएगा. So once you get that calling from within, then you can enroll with an institute for a 200-hour or 300-hour or 500-hour course where they teach you much more. And that is the right time, because you will have a longing for that information. You will have a जिससे बोलते हैं आप उसके लिए क्रेव कर रहे होगे कि मुझे इससे कुछ ज़्यादा पता लग जाए. एंड देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स. दिल्ली में है मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जो CP में है. दैट्स गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से अप्रूव्ड है. आप वहाँ जाके शुरुआत कर सकते हैं. बॉम्बे में योग इंस्टीट्यूट है सांता क्रूज में. देयर इज़ केवल्य धाम इन लोनावला. देयर इज़ S Vyasa in Bangalore. There are many institutes. I have my personal favorite teachers also. Like I would not shy from mentioning Surinder Singh ji, who is in Rishikesh, and he has an institute called Swasti Yoga Shala. One of the best teachers I've met. And there is Om Yoga in Goa. There are many other teachers you would meet, but you will meet these teachers on your journey once you are ready for it. So there's a very popular saying that says, once the disciple is ready, the teacher appears. Yes. So you need to be ready and you need to have that longing to learn more. और वो information अपने आप तक पहुँच जाएगी. So you repeatedly said that yoga and Ayurveda should become a part of your school curriculum, right? तो आयुर्वेदा का ऐसा क्या बेसिक नॉलेज है जो एटलीस्ट सबको होना चाहिए, जिसकी इंफॉर्मेशन सबके पास होनी चाहिए? बिकॉज आई थिंक योगा के आसनास आर स्टिल पॉपुलराइज्ड, कमर्शियलाइज्ड, पर आयुर्वेदा इज स्टिल नॉट दैट कमर्शियलाइज्ड. So let me ask you this. What is the first thing you think when you hear the word Ayurveda? So मैं जड़ी बूटियां सोचती हूँ, पर कौन सी जड़ी बूटियां ये नहीं पता. बस इतना पता है कि तुलसी अच्छा होता है, राइट? तो बेसिक जो घर में बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो शायद ग्रैंड मदर ने मुझे बताई थी मेरी, और बस उतना ही पता है मुझे, और कुछ नहीं पता. So Ayurveda is the science of how to take care of your body. So Ayurveda में बहुत सारी चीजें आती हैं. उसमें आपका दिनचर्या, ऋतुचर्या कैसा होना चाहिए वो बताया जाता है. दिनचर्या मतलब आपका पूरे दिन में आपको कब क्या करना है वो सब लिखा है. आपको रात को सोने से पहले क्या रूटीन फॉलो करना है वो सब लिखा है. उसमें साइंस ऑफ फूड है जो कि आहार का है सबसे बड़ा पार्ट. आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपका आहार कैसा होना चाहिए वो बताया गया है. आपकी बॉडी जैसी है, आपके ऑटोमेटिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, आप किस भाव के हो, आपका नेचर क्या है, वो सब भी लिखा है. उसके बाद उसकी मेडिसिनल ये जो एस्पेक्ट है आयुर्वेदा का, जिसमें हर एक प्लांट का, हर एक औषधि का क्या बेनिफिट है वो सब बताया गया है. उसके बाद उसके अंदर क्लेंजिंग टेक्निक्स हैं, जैसे पंचकर्मा है, उसमें बहुत सारी क्लेंजिंग टेक्निक्स हैं जो आपकी बॉडी को स्वस्थ रखने में, आपके मन को, आपके
शरीर को, आपकी इमोशंस को बैलेंस रखने में मदद करता है. सो इट इज़ अ वेरी वास्ट साइंस. I am not an Ayurveda expert, but I took some time out to study this to understand कि ये सिर्फ जड़ी बूटियों की बात तो है नहीं. उसमें ये भी बताया गया है कि कितने समय बाद आपको खाने के कितने समय बाद पानी पीना है. अगर आपके विचार बहुत ही ट्रबल्ड है, इफ़ यू आर इन अ स्टेट ऑफ sadness or depression or anger, then you should not have food at all because it makes the food toxic. So it has details to that level कि आपको कब क्या करना है, दिन में सुबह उठकर क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, सोने से पहले क्या करना है, आपका भाव कैसा होना चाहिए, आपके रिचुअल्स कैसे होने चाहिए. All of this is a guideline. It's a manual to take care of your body, to take care of your mind, to take care of your emotions, so you can live a disease-free life, a healthy, balanced life. और आयुर्वेदा में तो हेल्थ का डेफिनेशन भी फिजिकल बॉडी से कहीं ज़्यादा है, सिमिलर टू योगा. योगा के लिए ऋषिकेश इज द हब इन इंडिया इन अ वे बोल सकते हैं. पॉपुलराइज्ड. यस. देयर आर मोर सेंटर्स और मोर पीपल गो देयर. यस. एंड आयुर्वेदा के लिए केरला इज द राइट प्लेस टू बी. यस. सो बिकॉज आई ट्रैवल्ड टू केरला फ्यू मंथ्स बैक और वहाँ के स्पाइस गार्डन में हम गए थे. तो जब उन्होंने गाइड ने हमको वो टूर दे रहे थे पूरे स्पाइस गार्डन का, थायराइड, पीसीओडी, जॉइंट पेन, वेरिकोस वेन, मतलब उन्होंने जितना भी वहाँ पे डिजीजेस के नाम लिए और वो प्लांट्स दिखाए कि यहाँ ये ठीक कर देगा. तो मुझे ऐसे लग रहा था नॉर्थ इंडिया में तो डिजीजेस ही खत्म हो जाएंगी, डॉक्टर्स का काम ही बंद हो जाएगा अगर ये सब स्टार्ट हो गया. बिकॉज यही सब प्रॉब्लम्स हैं आजकल हमारे यहाँ पे भी हैं. मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे केरला में किसी को नहीं है ये इश्यूज. तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे हमारे स्टेट में एटलीस्ट लोगों को नहीं है, केरला में. हाँ, बिकॉज वो प्रैक्टिस कर रहे हैं आयुर्वेदा. तो उन्होंने मुझे बोला, सो आई कॉल्ड माई मदर एंड आई टोल्ड ये तो मतलब क्या कर रहे हैं. दैट वॉज न्यू फॉर मी. मैं अपनी आंखों से देख रही थी वहाँ पे. और एक और वहाँ से मैं कुछ मेडिसिन वगैरह उनका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ. मैं रीऑर्डर कर रही हूँ मल्टीपल टाइम्स बिकॉज माई एंटायर फैमिली दे आर एक्सपीरियंसिंग गुड रिजल्ट्स. या सो जॉइंट पेन, ये मैं थाईलैंड गई, वहाँ पे उन्होंने एक कुछ प्रोडक्ट दिया कि दिस इज गुड फॉर जॉइंट पेन. सो आई आस्क्ड माई मदर व्हाट डू यू थिंक विच वन इज बेटर. उन्होंने दोनों अप्लाई किए, केरला और वो जो वहाँ जो भी मिलता है. तो शी वाज लाइक ऑब्वियसली केरला वाला. शी इज लाइक इंस्टेंट रिलीफ मिलता है. So that is the power of Ayurveda. Ayurveda has a lot of power. Yeah. Now, fortunately, आपको केरला या ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं है आयुर्वेदा और योग सीखने के लिए. Good teachers, extremely good. How do you identify them? How you identify them is a question that comes much later. First, the question is, do you really believe in it? The way I believe in it. ठीक है. हाँ, but most of the people are like, इससे क्या ही होगा? So, the fact is कि modern medicine or modern solution, the western medicine and western solutions को इतना market किया है, इतना popular कर दिया है कि हम भूल गए कि हमारे पास एक easier, better, more effective, cheaper and far more effective तरीका है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, जिसके कोई रेपरकशंस है ही नहीं. हमारे पास वो पूंजी रखी हुई है और हम उसे देख ही नहीं रहे हैं, हम उसको वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं. इफ वी स्टार्ट टू कम दिस साइड जस्ट फॉर वंस, ओनली फॉर अ ट्रायल ऑल्सो, यू विल रियलाइज दैट इट इज अ मच बेटर सोल्यूशन. सो इफ यू वांट टू रिप्लेस जिम विद योगा and Western medicine with Ayurveda, you will realize that life is still very different for you. And I'm not saying there's anything wrong with the other one. They have their benefits and merits when it's needed, but give this a try as well. You will realize it. And once you have a feeling or inclination towards it, trust me, the right kind of people will show up. The right kind of teachers will show up in your life. If you're seeking, it will happen. आपको टीचर्स मिलेंगे, आपको सही लोग भी मिलने शुरू हो जाएंगे. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपने किसी से एक्सपीरियंस किया, नहीं अच्छा लगा, इट्स ओके, गो टू द नेक्स्ट वन.
ट्रायल एंड एरर करना है, कोई बात नहीं, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रायल एंड एरर करते हो. कई बार कोई ड्रेस पसंद नहीं आती, छोड़ देते हो खरीदने के बाद भी, ये नहीं पहननी, अच्छी नहीं लग रही. Right. It's okay. We are so fearful of a decision going wrong that we don't even act. It's better to enroll, try, get a free learning or a trial, whatever. Decide for yourself whether it's working or not. So as a practitioner of yoga and maybe Ayurveda also? Yeah. Yeah. So अगर एक what I feel is ideal scenarios तो नहीं होते, वो हम एक situation ideal ये होनी चाहिए, वो बोल देते हैं. वी कैन डाइग्रेस उसके आर पार थोड़ा 20% इधर उधर ये वो. सो एक आइडियल अगर एक सिनारियो बनाना है कि इफ यू आर सजेस्टिंग समबडी दिस इज एन आइडियल डे फॉर यू, सिंपल इजी येट इफेक्टिव, practicing yoga and Ayurveda along with your day-to-day life. So सुबह से उठने से लेके रात तक सोने तक आप उस डे को एक डिस्क्राइब कर दो, एक आइडियल डे को कैसा होना चाहिए. योगा आयुर्वेदा दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो एक्चुअली आयुर्वेद में लिखा हुआ है, इसको सर्केडियन रिदम का नाम दिया गया है. ओह वाओ. हाँ, और अब इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको आयुर्वेद में ये भी लिखा है कि किस घंटे से लेकर किस घंटे तक आपकी एनर्जी कैसी होती है और आपको उस दिन के उस घंटे में क्या करना चाहिए. इट इज दैट डिटेल्ड. और वो सारा इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक्स में है. सो इफ आई वाज टू स्टार्ट, आइडियल डे की बात कर रही हूँ, एंड this is not applicable in actual scenario because people have different timings of their work and life and family. But जो आयुर्वेद में लिखा है या जो बुक्स में लिखा है मैं वो बता सकते हूँ. So they say आपका 2 phases है. सर्केडियन रिदम को समझने के लिए समझ सकते हैं कि 6 बजे जैसे सूरज उगता है, सूरज उगने के साथ आपकी एक्टिविटीज़ शुरू हो जानी चाहिए और सूरज छिपने के बाद 6 बजे शाम को आपकी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए. सो योर लाइफ शुड बी अलाइंड एंड शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द सन साइकिल. दैट इज़ द आइडियल थिंग टू डू. विच मीन्स कि जब आप सुबह उठते हैं तो धीरे धीरे जैसे गर्मी बढ़ती है, सूरज का तप बढ़ता है, धीरे धीरे गर्मी कम होती है, सूरज का तप कम होता है, हमारा पूरा सिस्टम बॉडी का बिल्कुल वैसे ही काम करता है. सो योर फर्स्ट आई कम टू फूड. योर फूड शुड बी लाइट इन द बिगिनिंग, इन द मॉर्निंग, then should be heaviest in the afternoon because the sun is right above your head and your capacity to digest a food is very high. तो आप लंच में कुछ भी खाइए और जैसे जैसे डिनर टाइम आता है, सनसेट टाइम आता है, आप खाना कम कर दीजिए and have a light dinner. So your breakfast and dinner are light meals. Lunch around 12ish is the heaviest meal. They also tell you that if you just want to have 2 meals, you can have one around 11, 11:30, one around 5 during sunset. And that much of food is enough for the body if we have a sedentary lifestyle. We are sitting most of the time. हम लोग तो खेतों में तो काम नहीं कर रहे हैं. Now comes the sleep, which is again very crucial. And it is said that रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक की जो आपकी नींद है, that is called as beauty sleep. इतना बॉडी में रिकवरी, रेजुविनेशन, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वो इस टाइम पे होता है. एंड इफ यू आर अवेक एट दिस आवर, 10 से 2 अगर आप सो नहीं रहे हैं और रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपकी किडनी, लिवर्स और आपका डिटॉक्सिफिकेशन, रेजुविनेशन तो नहीं हो पाएगा. सो इट इज़ अ मिस. वो टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है. एंड 10 to 4 is the right time. 10 to 5 or 10 to 4 is the right time for your sleep. So you should be sleeping 7 to 8 hours, definitely. And then getting up in the morning, it's said that when you wake up in the morning and after 4 o'clock, 5 o'clock, your elimination process starts and you should get freshen up and first do something which aligns your energy with the divine energy. So that is the time for meditation. Ideally, 5 o'clock, 4 o'clock, ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोला जाता है, वो टाइम सबसे पहले आप उसको दीजिए, ईश्वर को दीजिए, अपनी एनर्जीज को डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए. उसके बाद you can come to movement. Definitely make exercise or physical movement a part of your morning practice
because it will energize you for the whole day. And that's where you can practice your physical asana, or if you want to go to gym or go for a walk or whatever you want to do. So that should be in the morning. After that, you should have your breakfast, which is light. Then 10 to 2 is again a time of the day which is given to you for focused work. उस time आपका concentration focus बहुत high है. You can do your office work, your business work, whatever you're doing. After that, you should do your meetings and socializing between 2 to 4, 2 to 6 primarily, and have your lunch in the middle, and then do the rest of the socializing work. In the evening, once the sun is set, it's time to retire and slow down your pace. That's not the time to actually level up. It's time to bring your energies down so you can have a restful sleep. We as women, we go through a period of, as in we go through menstruation, right? तो मंथ का वो एक टाइम होता है. सो डू यू थिंक कि women का pace of Ayurveda or yoga is different from men, especially during that period? Okay. Women are designed by nature in a very different way. आयुर्वेद में तो बहुत सारी चीज़ें आपकी विमेन बॉडी को ठीक रखने के लिए बताई गई है, और सिर्फ उन दिनों नहीं, लाइक नॉट ड्यूरिंग द पीरियड्स बट फॉर द होल मंथ कि आपको कब क्या करना चाहिए. Again, this is quite detailed to study, and I would again recommend you connecting with the Ayurveda expert on this, a doctor primarily. When it comes to yoga, the physical practice, it's been advised that you should slow down and rest, because during your periods, the body is demanding rest. It's time for you to just chill, do nothing, take a break and say अभी मेरे को कुछ नहीं करना है. मुझे लगता था कि मैं बहुत even after a 2-hour travel back from my work मैं जिम नहीं छोड़ती. I was very proud of the fact कि मैं बड़ी फिटनेस फ्रीक हूँ और ये और वो. बट वो पहला कॉन्वर्सेशन से ही अभी मुझे इतना कुछ सीखने को मिला. I had goosebumps at times. अरे ये है. So I'll be going back and learning a lot more now, exploring what I have learned from you. So thank you so much for coming. Thank you, Apika. It meant a lot. Thank you so much. Thank you.